सूर्यवंश में क्या हुआ था कि शेषा सूरी ने हुमायूं को हराया, हुमायूं यहाँ से भाग जाता है और सूर्यवंश की स्थापना होती है। सूर्यवंश की स्थापना करता कौन है? शेषा सूरी। शेषा सूरी की कहानी मैंने सुनाई दी अभी हुमायूं में। तो जिसने शेषा सूरी की कहानी नहीं सुनी है तो वो मुगल डायनेस्टी वाला हुमायूं का सेक्शन देख ले। हुमायूं के सेक्शन में शेषा और हुमायूं का कॉन्फ्लिक्ट की पूरी कहानी मैंने उसमें सुना दी है। ठीक है, अब देखो इससे प्रश्न क्या आता है। देखो पूरे मिडिवल एरा में जितने भी लोग आए शुरू के, देखो टर्किश थे या ईरान से हैं या फारस से हैं या तुर्की के हैं। अच्छा, दो एम्पायर हमें मिलते हैं, एक है लोधी वंश। लोधी वंश भी कहाँ से थे? अफगानिस्तान से थे। सूर भी कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं। तो फर्स्ट अफगान वंश कौन सा था? पहला अफगान वंश। फिर दूसरा अफगान वंश कौन सा हो गया? शेषा सूरी वाला। अब इसमें देख लो हमें पढ़ना क्या क्या है। सॉरी 1540 से 1545। फिर देखो इसमें हमें और क्या क्या देखना है। शेषा सूरी का ड्यूरेशन है 1540 से 1545। इस वंश के सभी प्रश्न शेषा सूरी से ही आएंगे और किसी से कोई प्रश्न नहीं आता है। फिर इसके बाद इसका बेटा है इस्लाम शाह, 45 से 53 तक ड्यूरेशन है, कोई प्रश्न किसी एग्ज़ाम में नहीं आता है, बहुत यूजलेस टाइप के हैं। फिरोज शाह एकदम यूजलेस है। उसके बाद देखो इसकी कहानी सुन लो, यहाँ से एक प्रश्न ले दे के आपसे पूछ लेता है। देखो मोहम्मद आदिल शाह बनता है आगरा में, दिल्ली आगरा इनके पास में है। तो इसका डिवीज़न क्या है? 1553 से 1557। अब देखो होता क्या है, ये बंदा जो है बहुत कमज़ोर शासक है और इसका एक भाई है इब्राहिम। इब्राहिम के डर से ये बंदा आगरा से कहाँ भाग जाता है? बिहार। और सत्ता किसके पास मिल जाती है? इब्राहिम के पास में। और हम क्या देखते हैं, जब 1555 में पानीपत का सेकंड युद्ध होता है तो हेमू है इब्राहिम का सेनापति जो इसकी तरफ से युद्ध करेगा। तो बेसिकली पहले मोहम्मद आदिल शाह बैठा जो आगरा छोड़ के बिहार चला जाता है और उसी का भाई इब्राहिम गद्दी पर बैठ जाता है और पानीपत का जब दूसरा युद्ध होगा तो इब्राहिम वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो अब हम शुरू कहाँ से करेंगे? शेषा सूरी से शुरू करेंगे और यहाँ पे आके ख़त्म करेंगे। और जैसे ही 1555 आएगा, पानीपत का युद्ध होगा, हुमायूं वापस भारत में आ जाएगा। तो देखते हैं शेषा सूरी। देखो शेषा 1540 में बनता है, 1545 तक उसका ड्यूरेशन रहा है। पिता का नाम है हसन खां जो कि इक्तेदार हैं ऑफ सासाराम, यानी सासाराम में एक इक्तेदार हैं। इक्तेदार समझ लो, एक जागीरदार टाइप का व्यक्ति। इक्तेदार, जागीरदार से ऊपर क्या होता है? इक्तेदार होता है, गवर्नर टाइप का। तो पिता का नाम हसन खां है, इक्तेदार है, सासाराम के हैं। ठीक है, इनिशियल फेज़ में इनके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं, इसे घर में से निकाल देते हैं इसको, इसकी माँ को। बाद में उनके कोई दूसरी पत्नी से बेटा नहीं होता तो इसको वापस बुला लेते हैं और इसे इक्तेदारी मिल जाती है। इसके बाद क्या होता है कि ये अपना सारा रेवेन्यू लेके, सासाराम का रेवेन्यू कहाँ जाएगा? बिहार के राजा के पास में जाएगा। बिहार के राजा का नाम है बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी, बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी से इसकी बहुत अच्छी बातचीत हो जाती है। अच्छा, एकदम सॉफ्ट स्पोकन है, पोलाइट है, टाइम पे रेवेन्यू चुकाता है। तो इसका आश्रय मिल जाता है शेर खां को। शेर खां का बचपन का नाम क्या है? फरीद। बचपन का नाम है फरीद इसका। ठीक है, होता यह है कि एक दिन बहार खान लोहानी जाते हैं शिकार खेलने, शेर हमला कर देता है। फरीद एक ही तलवार से शेर के 2 टुकड़े कर देता है। बहार खान लोहानी बहुत खुश होते हैं और फरीद को शेर खान की उपाधि देते हैं, शेर खान। तो पूछ लेता है कि शेर खान की उपाधि
किसने दी? किसे? फरीद को। अभी तो फरीद है ना। ये क्या बना? शेर खान बना। शेर खान बना। शेर को मारने के बाद शेर खान बना। क्यों? शेर ने हमला किया था बहार खान लोहानी पे। और अब तो और अच्छी बातचीत हो गई भाई, जान बचाई है। होता क्या है कि फरीद का हरम में आना जाना हो जाता है और फरीद की अच्छी किस्मत कि बहार खान लोहानी की मौत हो जाती है और फरीद क्या करता है, उनकी विधवा बेगम से विवाह कर लेता है जिसका नाम है दादू बेगम। दादू बेगम। दादू बेगम से जैसे ही विवाह करता है, फरीद बिहार का राजा बन जाता है और बिना कुछ युद्ध के फरीद को एक बिहार काफ़ी बड़ा सूबा मिल जाता है। उसके बाद एक चुनाव है। चुनाव में भी यही है, सारा का सारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है बंगाल बिहार का। और अच्छा, वहाँ भी आना जाना है इसका। वहाँ का जो फोर्ट का जो ऑनर है उसका नाम है ताज खां। ताज खां से भी इसकी अच्छी बातचीत है। ताज खां की भी मौत हो जाती है और ताज खां की विधवा से, लॉर्ड मलिका से ये क्या कहता है? लॉर्ड मलिका से क्या कहता है? शादी कर लेता है। अब बिना कुछ किए इसको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल जाता है। ठीक है, अब इसके पास बिहार भी है, इसके पास बंगाल भी है। और ऐसी स्थिति में ये क्या कहता है? हुमायूं को रेवेन्यू चुकाना बंद कर देता है और हुमायूं के साथ युद्ध होता है। हुमायूं भाग के आगरा आता है, फिर तैयारी करता है और फिर कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह हुमायूं को फिर से हरा देता है और हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ता है। हुमायूं को क्या हो रहा है? भारत से भागना पड़ रहा है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि शेरशाह 1540 में गद्दी पाने में कामयाब रहता है। शेरशाह का इतिहास पता चला। 2 युद्ध मोटे मोटे हैं, बहुत पूछ जाते हैं, यूपीएससी के फेवरेट रहे हैं एक टाइम पे, कई बार इनसे प्रश्न आए हैं। इनका ऑर्डर लगाने को आ जाता है, इनकी डेट वगैरह पूछ लेता है। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह। शेरशाह ने 5 वर्षों में ही काफ़ी अच्छा एडमिशन या प्रशासन किया है, जिससे प्रश्न यूपीएससी में मेंस में भी पूछता है। जब आप लिखोगे ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह के विषय में मेडिवल हिस्ट्री में पूरा ना क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का। ठीक है, तो देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह। शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आ जाते हैं। और जो यूपीएससी दे रहा है उसे तो खास बात है कि उसको पता ही होना चाहिए। देखो यूपीएससी दे रहे हो या पीसीएस दे रहे हो, क्वेश्चन आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी, तो आपको फिर इन सब के विषय में कम से कम 5-5, 7-7 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, पूरा क्वेश्चन ही हो जाएगा। ठीक है, 300 शब्द का। तो देखो, शेरशाह ने अपने प्रशासन को 47 सरकारों में बांटा हुआ है। कितनी सरकारें हैं? 47 सरकारों में बांटा हुआ है, जिसको सिख कहते हैं। सरकार सरकार ही रहेगा। फिर मुंसिफ ए मुंसिफान, मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफ ए मुंसिफान क्या है? जज है, न्यायाधीश है। ठीक है, नंबर 1 पूछ ले मुंसिफ ए मुंसिफान। तो देखो इस टाइप का बंदा हमें पहले नहीं मिला है और अकबर के टाइम पे भी नहीं था। मुंसिफ ए मुंसिफान जज है। सिकदर ए सिकंदरान, सिकदर ए सिकंदरान, सिकदर ए सिकंदरान ये क्या है? लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, कानून व्यवस्था देखेगा। ये जज है, ये एक तरीके का क्या हो गया? फौजदार। ये व्यक्ति कौन है? फौजदार। सिकदर ए सिकंदरान एवं मुंसिफ ऑफ मुंसिफान, ये दोनों के दोनों शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन में है। ठीक, फिर मुंसिफ, ये भू राजस्व वसूलने वाला व्यक्ति है। भू राजस्व, इसको अमील या मुंसिफ कहा गया है। अमील या मुंसिफ, ये क्या कहता है? भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी है और ये है नंबर 3। फिर 4
सिकदर, सिकदर क्या होता है? मिलिट्री ऑफिसर। सिकदर, सिकदर क्या हो गया? मिलिट्री ऑफिसर हो गया, यानी कि सैन्य अधिकारी हो गया। इसके बाद कारकुन्स, कारकुन्स, कारकुन्स क्या हो गया? लेखाकार हो गया, अकाउंटेंट हो गया, लेखाकार, लेखाकार हो गया कारकुन्स। फिर फौजदार हो गया राजस्व अधिकारी, फौजदार, राजस्व। ट्रेजर कोषाध्यक्ष हो गया, कोषाध्यक्ष, ठीक है, कोषाध्यक्ष हो गया। तो सिकंदर ए, सिकंदरान, मुंसिफ ए, मुंसिफान, मुंसिफ, सिकदर, कारकुन्स, फौजदार, ये सब क्या हो गए? शेषा के प्रशासनिक अधिकारी हो गए। और गांव को मौजा कहा जाता था, गांव क्या हो गया? मौजा। और मौजा का जो प्रमुख हो गया, प्रधान, उसको कहा गया है मुकद्दम। आज भी गांव में कुछ लोगों को मुकद्दम कहते हैं। मुकद्दम का मतलब होता है मुखिया या गांव का प्रमुख। इस तरीके से शेषा की क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था है। और अब शेषा से आने वाले कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, फिर शेषा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। देखो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ही इश्यूड अ कॉइन रुपया। रुपया, रुपया किसने चलाया? शेषा ने चलाया। और ये इतना प्योर करेंसी थी कि पूरे ब्रिटिश काल में चलती रही है। सारे अंग्रेजों ने इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है और रुपया पूरे ब्रिटिश काल के दौरान चलता रहा और यही रुपया हमारी करेंसी का भी नाम हो गया है। अच्छा, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? शेषा ने, ठीक है। और ये चांदी का है, रुपया चांदी का है और एक तोला वाला है, एक तोला होता ही है। फिर दूसरी करेंसी इसकी है अशरफी और मोहर। मोहर, अशरफी और मोहर ये गोल्ड की थी, ठीक है। अशरफी और मोहर कैसी है? गोल्ड की। तो रुपया चांदी का था, शेषा ने चलाया। अशरफी और मोहर किसने चलाई? शेषा ने। ये सोने की है। जीटी रोड बनवाया है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया है इसने। और ये देख लो कहां से कहां तक है? पेशावर से कलकत्ता, बहुत पूछा जाता है। जीटी रोड किसने बनवाया? शेषा सूरी ने बनवाया। पेशावर से कलकत्ता तक है। दिल्ली का पुराना किला, पुराना किला किसने बनवाया? शेषा सूरी ने बनवाया। और इसकी मृत्यु के बाद सासाराम में इसका मकबरा है। सासाराम में मकबरा है। 1545 में इसकी अननेचुरल डेथ है। मृत्यु के बारे में कहानी सुन लो। अब जब भी कोई नया नया राजा बनता है ना, बड़ी खुजली होती है उसको, यहाँ हमले वहाँ हमले, सब तरीके से हमले करेगा। अच्छा, लगभग उत्तर भारत जीत लिया है। कलिंजर का किला है। कलिंजर के किले में राजा रामचंद्र हैं, जो कि राजा हैं वहाँ के। कुछ जगह पे राम कुछ और करके नाम मिल जाता है। किला बहुत मजबूत है और इसने बोला है कि आप सरेंडर कर दो। वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, ये हमला कर देता है। और किला इतना मजबूत है कि जो जल्दी से ढाया नहीं जा सकता है। और इस समय तक तोपें नई नहीं हैं। बाबर ने ही पहली बार तोपों का यूज़ किया है, तो इतनी ज़्यादा कुछ तोपों का विकास हुआ नहीं है। होता क्या है कि किले पे लगातार तोपें चल रही हैं। शेषा जहाँ पे बारूद सब है वहाँ पे शेषा खड़ा हुआ है और वो तोपों को आदेश देता है, तोप एक साथ चलती हैं। होता यह है कि एक गोला जाता है, किले के दीवार से लगता है, नहीं फटता है, वहीं आके फट जाता है जहाँ पे शेषा सूरी खड़ा हुआ है। वहाँ पे और सारा भी हथियार गोला बारूद पड़ा हुआ है। बारूद में एकदम आग लग जाती है, शेषा को भागने का मौका नहीं मिलता है और शेषा की मौत बारूद से जलने की वजह से 1545 में हो जाती है। लेकिन उसके बाद हाँ, कलिंजर के किले को जीत लिया जाता है। तो 1545 में कलिंजर के किले को जीतते समय शेषा की मौत हो जाती है। इसके बाद फिर इसके उत्तराधिकारी देखने हैं और उसके उत्तराधिकारी सारे के सारे निकम्मे हैं। 2 मिनट में सारे के सारे उत्तराधिकारियों को देख लेते हैं। सारे प्रश्न आएंगे तो शेषा से ही आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। शेषा के बाद इस्लाम शाह बनता है, इससे कोई प्रश्न नहीं। नाकारा किस्म का है, ये अपनी सल्तनत भी नहीं बचा पा रहे हैं। धीरे धीरे सल्तनत का डिक्लेरेशन हो रहा है।
फिर उसके बाद फिरोज शाह, ये तो खुद ही को नहीं बचा पा रहा है। तो इन दोनों से किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। फिर आदिल शाह दिल्ली और आगरा का राजा बनता है, ये बैठता है दिल्ली और आगरा पे, दिल्ली आगरा मिलती है। अच्छा, कुछ जगहों पे कहा गया है कि इसकी मौत 1553 में ही हो जाती है, ठीक। और कुछ किताबों में हमें मिलता है कि इब्राहिम शाह जो कि इसका भाई है, इसके डर की वजह से ये दिल्ली से बिहार भाग जाता है और बिहार में ये 1557 तक शासन करता है। ये दो तरीके के एविडेंस है। इससे भी कभी भी कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि इतिहासकारों को इसके विषय में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। दो अलग अलग किस्म के एविडेंस मिलते हैं। लेकिन कुछ भी हुआ हो, जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जब हुमायूं वहाँ से वापस आया, तो उस समय इब्राहिम शासन कर रहा है और इसी का सेनापति है हेमू, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना क्या है, इब्राहिम, देख लो इसको। अब देखते हैं कहानी, सुन लो। देखो, हुमायूं 1555 में आता है और मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध जीत जाता है और भारत में प्रवेश करने में कामयाब रहता है। अब जैसे ही वो सब युद्ध जीता है, सरहिंद का युद्ध जीता है, फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता है, तो उसके बाद हुमायूं की मौत हो जाती है और आनंद फानंद में अकबर को क्या बना दिया जाता है, अकबर को सेनापति बना दिया जाता है। बेसिकली बैरम खां हुमायूं के साथ ईरान से ही आया है, जिसके संरक्षण में अकबर क्या बनता है, राजा बनता है। और अब बैटल है पानीपत का 1555 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें समझ लो हुआ क्या था। अब इसमें पता है क्या होता है कि सेनापति हुमायूं है, हुमायूं नहीं, हेमू है। अच्छा, हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी हैं आज तक, 24 में से 22 जीता है, तो रेशो बहुत बढ़िया है और बहादुर भी है। हेमू से एक और प्रश्न आता है, मध्यकाल में एकमात्र व्यक्ति हमें मिल रहा है जो विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। तो विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला कौन है, हेमू। तो हेमू समझ लो, हेमू एक काफ़ी पावरफुल व्यक्ति है, इब्राहिम का सेनापति भी है। दूसरी तरफ अकबर आता है। अब पानीपत में युद्ध हो रहा है, ये बेचारा आया एकदम हाथी पे, कंपार्टमेंट में बैठे थे ना, हाथी के ऊपर पूरी पालकी हल्की टाइप की होती है, उसमें बैठा। सेना को तो वैसे ही नीचे से दिखाई नहीं देता है। अब बड़ी सारा युद्ध चल रहा है। अच्छा, राजा ऊपर से लड़ाई करता हुआ दिखाई देता है, कभी धनुष चला रहा है, कभी तलवार चला रहा है, तो ऐसे दिखाई देता है कि हाँ भाई हमारा राजा जीवित है। युद्ध शुरू हो गया है। कहीं से एक तीर आता है, हेमू की आंख में लगता है। हेमू उसी कंपार्टमेंट में बेहोश होकर गिर जाता है हाथी के ऊपर। नीचे सेना को दिखना बंद हो जाता है। सेना को लगता है कि उनका राजा मारा गया और सेना भाग जाती है और बैरम खां और अकबर आसानी से पानीपत का दूसरा युद्ध जीतने में कामयाब रहते हैं। हेमू पकड़ लिया जाता है, इसका कत्ल कर दिया जाता है और फिर से भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। यानी कि पानीपत के दूसरे युद्ध से वापस भारत में मुगलों की सत्ता की स्थापना होती है, जो कि सूर्यवंश के शेरशाह सूरी ने हुमायूं से छीन ली थी। तो अब हमें पढ़ना क्या है, अब हमें पढ़ना है अकबर, ठीक।